और इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं दीपाली। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम की आज शाम को होगी घोषणा। पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। कल रामलीला मैदान में दोपहर को शपथ लेगी नई सरकार। महाकुंभ पर समाजवादी पार्टी की बयानबाजी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रहार। सनातन धर्म के अपमान का लगाया आरोप। कहा, महाकुंभ किसी पार्टी विशेष और सरकार का नहीं बल्कि समाज का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को 1555 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को दी मंजूरी। प्राकृतिक आपदाओं के लिए आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा को मिलेगी धनराशि। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 2025 और 26 का बजट किया पेश। 150 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा। राजस्थान में 9 एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान। फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए 27,854 करोड़ रुपए के ग्रीन बजट की भी घोषणा। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती आज। जन्मस्थली शिवनेरी किले में हुआ भव्य कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सस्पेंस आज खत्म होने जा रहा है। भाजपा आज शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने जा रही है। पार्टी की विधायक दल की बैठक में नए सीएम का नाम तय किया जाएगा। इस बीच भाजपा के संसदीय बोर्ड ने दिल्ली प्रदेश में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। भाजपा ने रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया है। इन्हीं की उपस्थिति में शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद पार्टी नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश करेंगे और 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। फिलहाल नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के अलावा रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि इन सब से अलग कोई नया और चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। बहरहाल कल दोपहर रामलीला मैदान में कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया है। कल यानी 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। रामलीला मैदान में 3 बड़े स्टेज बनवाए गए हैं और करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं को बैठने की जगह होगी और तीसरे मंच पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। सुबह 11:15 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और 12:25 पर खत्म होगा। फिल्मी सितारों को मंच के नीचे जगह दी गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया है। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं।
रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने रामलीला मैदान जाकर मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की चल रही अंतिम तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर तरुण चुग ने कहा कि रामलीला मैदान में होने वाली ये दिल्ली की सबसे ऐतिहासिक घटना होगी। कल दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह की किस तरह की तैयारियां हैं और कब तक नए मुख्यमंत्री का नाम आ जाएगा जनता के सामने, इस पर खास बातचीत की संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया से। सांसद योगेंद्र चांदोलिया जी हैं, बात करते हैं। सर, दिल्ली में सर बीजेपी मुख्यमंत्री मैं आपको दिखाऊंगा। योगेंद्र, देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को आ गई थी। आज शाम तक मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा, मंत्रिमंडल का फैसला हो जाएगा और उसके बाद भव्य तैयारियां चल रही हैं और रामलीला मैदान सजाया जा रहा है। विधायक जो है बड़े उत्साह में है, जनता उत्साह के अंदर है। कुल मिलाकर कल 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल के बाद से दिल्ली में ऐसी सरकार आ जाएगी जो सरकार 11 साल विनाश जो दिल्ली ने किया था उसको ठीक करने में कम से कम 3 साल की आवश्यकता होगी। लेकिन हम 3 साल की बात नहीं कर रहे, हमारा कार्य पहले दिन से प्रारंभ हो जाएगा। जितनी चुनौतियां हमने देखी हैं उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और दिल्ली को बढ़िया दिल्ली बनाएंगे। हम दिल्ली को पेरिस और लंदन अरविंद केजरीवाल की तरह झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, अच्छी दिल्ली बनाएंगे। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली बीजेपी कितनी तैयार है और किन किन लोगों को आमंत्रित किया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने इस जीत के अंदर बहुत भूमिका निभाई है, RWS, मंदिरों के पुजारी, सारे लोग, ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, गिग वर्कर्स हो, जो मोदी जी ने जो संकल्प लिया था उन सब लोगों का योगदान है। 48 सीटें आना, सभी लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे और कल बहुत उत्साह के साथ रामलीला मैदान के अंदर गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। सर, आज कब तक विधायक दल के नेता? शाम तक फैसला हो जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। आज शाम तक फैसला हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेने वाला है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का विरोध करने के लिए विपक्ष द्वारा काहिरा, नेपाल और झारखंड के अन्य घटनाओं के वीडियो को महाकुंभ से जोड़ा गया। काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था। नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा महाकुंभ में स्नान करने को लेकर भी घेरा। उन्होंने कहा कि महान कार्य को उपहास, विरोध और स्वीकृति की 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा महाकुंभ का स्नान स्वीकृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप लोगों ने जो बात कही, हमें ये सब बुरा नहीं लगता। इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है।
याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। तेलंगाना सरकार द्वारा सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में नमाज पढ़ने के लिए जल्दी छुट्टी देने के फैसले को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता रामचंद्र राव का कहना है कि यह फैसला तुष्टीकरण वोट बैंक राजनीति से प्रेरित है। The Telangana government decision to allow the Muslim employees to leave the office before 1 hour because of the Ramzan period, the decision is a vote bank politics and a communal decision. It is an appeasement politics. But whereas the same order and same decision has been taken by the Andhra Pradesh government also, we feel that these are all competitive appeasement politics. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 के दौरान बाढ़, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानी कि एनडीआरएफ के अंतर्गत 1554.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का ये कदम प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले इन 5 राज्यों के लोगों की मदद करने के संकल्प को दर्शाता है। उच्च स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत 1554.99 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जो वर्ष के लिए राज्य आपदा मोचन कोष यानी कि एसडीआरएफ में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन है। 1554.99 करोड़ रुपए की कुल राशि में से आंध्र प्रदेश के लिए 608.08 करोड़ रुपए, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़ रुपए, उड़ीसा के लिए 255.24 करोड़ रुपए, तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के लिए 288.93 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बात करें आगे खबरों में तो एनआईए ने पाकिस्तान स्थित खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कारवार नौसेना अड्डे और कोची नौसेना अड्डे से जुड़े भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे थे। स्थानीय पुलिस की सहायता से मंगलवार को गिरफ्तार किए गए ये तीनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में थे। वैधन लक्ष्मण टंडेल और अक्षय रवि नायक को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से पकड़ा गया है। वहीं अभिलाष पीए नाम के आरोपी को केरल के कोच्चि से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोग कारवार और कोच्चि के 2 नौसैनिक अड्डों में स्थित भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे थे। इन लोगों को जानकारी के बदले पीआईओ से पैसे मिल रहे थे। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एनआईए ने अब तक 2 फरार पाकिस्तानियों सहित 5 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। ये मामला मूल रूप से जनवरी 2021 में आंध्र प्रदेश के काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने दर्ज किया था। एनआईए की जांच से पता चला है कि पाकिस्तानी नागरिक मीर बालाज खान और गिरफ्तार किए गए एक आरोपी आकाश सोलंकी भारत के खिलाफ साजिश के तहत भारतीय नौसेना के बारे में संवेदनशील महत्वपूर्ण जानकारी लीक करने से संबंधित जासूसी गिरोह में शामिल थे। एनआईए ने एक अन्य फरार पीआईओ अलवेन के अलावा 2 अन्य लोगों मनमोहन सुरेंद्र पांडा और अमान सलीम शेख का नाम भी आरोप पत्र में शामिल किया है। एजेंसी ने जून 2023 में मामले को अपने हाथ में लिया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ की घटना के मद्देनजर रेलवे एक्ट के प्रभावी अमल को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अगर रेलवे ने नियमों का पालन किया होता तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था।
एयरपोर्ट पर ऐसी व्यवस्था होती है जिससे वहां मौजूद लोगों की सही संख्या का पता चल सके। रेलवे के पास अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेशन पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म या ट्रेन का टिकट नहीं होता। इसे रोकने के लिए रेलवे अपने ही नियमों का पालन करने में नाकाम रहता है। प्रयागराज में संगम के पानी की गुणवत्ता को लेकर एनजीटी में सुनवाई हुई। संगम में प्रदूषित पानी की गुणवत्ता को लेकर सीपीसीबी और यूपीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए हैं। सीपीसीबी का कहना था कि प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी स्नान लायक नहीं है। वहीं यूपीपीसीबी का कहना था कि ये पानी नहाने के लिए उपयुक्त है। एनजीटी ने यूपीपीसीबी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये रिपोर्ट लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं है। इसमें पानी की गुणवत्ता से जुड़े सारे मापदंडों का भी जिक्र नहीं है। यूपी सरकार ने कहा कि वो सीपीसीबी की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। यूपीपीसीबी गंगा यमुना में पानी की गुणवत्ता को लेकर एक हफ्ते में नई रिपोर्ट दाखिल करेगा। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। मई में होने वाले वेव्स शिखर सम्मेलन से पहले मीडिया साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल यूएई पहुंचा है। सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल इसी सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने दुबई और अबुधाबी में यूएई मीडिया के प्रमुख हितधारकों के साथ कई रणनीतिक बैठकें की। दुबई मीडिया सिटी में सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने दुबई स्टूडियो सिटी के उपाध्यक्ष माजिद अल सुवेदी से मुलाकात की। बैठक में भारत के तेजी से बढ़ते मीडिया उद्योग और दुबई के स्थापित मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संभावित तालमेल पर चर्चा हुई। प्रतिनिधि मंडल ने यूएई मीडिया काउंसिल में रणनीति और मीडिया नीति के सीईओ से भी मुलाकात की। वहीं भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के निदेशक सुमाया अल अली के साथ भी बातचीत हुई। इस दौरान प्रसारण और डिजिटल सामग्री में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। ये राजस्थान सरकार का पहला ग्रीन थीम बजट है जो रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्रित है। इस बजट में महिला, किसानों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही कई नई योजनाएं लागू करने का भी ऐलान किया गया।
आइए डालते हैं बजट की बड़ी घोषणाओं पर एक नजर। राजस्थान में एक साल में विभिन्न पदों पर 1,25,000 भर्तियां की जाएंगी। 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस मिलेगा। वहीं राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा और उन्हें 1.5% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। राजस्थान में बने नए जिलों को 1,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। राज्य में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। साथ ही जयपुर मेट्रो के सेकेंड फेज के तहत 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी विद्याधर नगर तक काम किया जाएगा। जगतपुरा वैशाली नगर में भी सर्वे होगा। वहीं राज्य के 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। साथ ही कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए से की जाएगी। राज्य में सोलर पैनल लगाने वालों को 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य के विकास की गति को 2030 तक लगातार बरकरार रखते हुए राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 अरब अमेरिकी डॉलर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा बुधवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि अनुसूचित जनजाति समाज के हितों की रक्षा व उनको न्याय दिलाने के लिए आयोग का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान की मोदी सरकार ने इस वर्ग के उत्थान के लिए हर तरह के विकास कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से इस समाज को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विशेषकर सरकार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करा रही है। ट्रैवल को एजुकेशन दे दो सर, बाकी तो कोई ये नहीं। उसका आंख और कान खोल गया तो वो फिर आप परिश्रम कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो बोले कि ठीक, मैं भी यही सोच रहा था, बोले प्रधानमंत्री जी। और उसके बाद वो वहीं से अरुण जेटली को बोले कि हम लोग को एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को बढ़ाना है, जो कि अटल जी का समय से शुरू हुआ था। क्वालिटी एजुकेशन देना है। और उसके बाद 25,000 करोड़ एक ही बार उसमें से घोषणा हुआ। आप ये किसका है? आज अरुण जेटली नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का बजट स्पीच पढ़ लीजिए आप, उसमें से आपका 25,000 करोड़ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे, इसके बारे में हुआ। अभी तो बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च हो गया। महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर पूरे राज्य में पूरे उत्साह के साथ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान शिवनेरी किले में भी एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर नागपुर में लोगों ने सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाग लिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वराज्य की नींव रखी, पीढ़ियों को साहस और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। वे हमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित होने वाली काशी तमिल संगमम फेज 3.0 के तहत पेशेवरों और उद्यमियों का एक और दल काशी पहुंच चुका है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया उनका।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने फूलमाला पहनाकर तमिल भाइयों का स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आज चौथा दल आया है, जिसमें उद्यमी और पेशेवर लोग हैं। सभी लोगों को बीएचयू भ्रमण करने के साथ ही अयोध्या के राम मंदिर और प्रयागराज कुंभ भी ले जाया जाएगा। ट्रेन से उतरते ही सभी अतिथियों को माला पहनाया गई और तिलक लगाकर उन पर पुष्प वर्षा की गई और डमरू दल ने डमरू बजाकर अतिथियों का स्वागत किया। अतिथि स्वागत से काफ़ी खुश दिखे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बहुत ही अच्छे समय में इस कार्यक्रम को रखा गया है, जब हम 144 वर्ष बाद पड़ने वाले महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। इसी के साथ इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।